जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था पर जो हम क्लास ले रहे हैं लगातार, और जिसमें कि हम कंप्लीट कर रहे हैं ब्रिटिश काल के दौरान जो कानून बने थे, जो अधिनियम बनाए गए थे, उस पर हम लगातार एक करके सारे अधिनियम हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो शुरू से हमने कंप्लीट कर लिया है काफी कुछ, जिसमें कि कंपनी शासन अधिनियम, कंपनी लॉ एक्ट पर हमने कंप्लीट किए हैं। जो कानून के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में कंप्लीट कराया है, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें कि कंपनी लॉ, जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया है, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद में मैंने कंप्लीट कराया है आगे का कानून, जो कि है अमेंडिंग एक्ट बोला जाता है 1781 का। उसके बाद में 1784 का पीस इंडिया एक्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है, और साथ ही साथ उसके बाद का 1793 का 1793 का जो चार्टर एक्ट है, वो भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। उसके बारे में मैंने पूरी की पूरी डिटेल में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो क्लासेस कंप्लीट नहीं किए हैं, उनको नहीं देखा है, तो उनको आप पहले देखिएगा, क्योंकि एक एक करके अगर आप सारे अधिनियम जो कंपनी एक्ट के तहत लाए गए थे, वो अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आगे के जितने भी चार्टर एक्ट हैं और उसके बाद के जो कानून बनाए गए ब्रिटिश काल के दौरान, वो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। समझ तो लेंगे, लेकिन पहले के आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए वो क्लासेस देखेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हम इसके बाद जो कानून बना, जो कि चार्टर एक्ट 1813 कहलाया, उसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी लॉ, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, 1773 से लेके 1858 तक जो लॉ बनाए गए थे, वो कंपनी लॉ कहलाया, यानी कि कंपनी अधिनियम के तहत जो अधिनियम बने वो कंपनी अधिनियम कहलाया। उसके बाद में जब 1858 से लेके 1947 के बीच में जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है, तो वो क्राउन लॉ, यानी कि उनको भारत शासन अधिनियम, क्योंकि भारत का शासन पूरा इंग्लैंड की सरकार के अंडर में आ गया था, तो उसको भारत शासन अधिनियम कहा गया, जिसमें कि भारत पर शासन करने वाले अधिनियम उस पर लागू किए गए। तो दो तरीके के ये अधिनियम थे। तो इसमें से पहले अधिनियम हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि पिछली क्लासेस में मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंप्लीट करा दिया, अमेंडिंग एक्ट 1781 कंप्लीट करा दिया है, और उसी के साथ साथ क्विट इंडिया एक्ट 1784, और उसके बाद 1786, जो कि कंपनी एक्ट 1786 कहलाता है। उसके बाद में जिसको कि कॉर्नवालिस एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कॉर्नवालिस एक्ट भी कहा जाता है 1786 में, क्योंकि इस समय 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर वाइस राय बनकर, वो गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो गवर्नर जनरल जब बन के आता था, उसने कुछ शर्तें रखी थी, और उन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जो कि 1786 का एक्ट कहलाता है, जिसको कि कॉर्नवालिस एक्ट के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद में चार्टर एक्ट जो आया था, वो 1793 में आया था। तो 1793 से जो एक्ट कहलाया, उसमें आगे चार्टर जुड़ गया। ये जरूर ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट के तहत लिया गया, जिसको कि चार्ट के रूप में जानते हैं। तो 1793 का भी मैंने चार्टर एक्ट पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिया है, वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे ये दोनों एक्ट, जो कि चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, 1813 और 1833 के जो एक्ट है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, और उसको पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, पहला जो एक्ट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि है चार्टर एक्ट 1813 में जो बना था। अगर हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करें, तो इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार, यानी कि उस समय जब 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार है, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, और वो 20 वर्ष जो कंप्लीट होते हैं, वो 1793 से लेकर 1813 तक रहते हैं। यानी कि 20 वर्ष जब समाप्त हुए, तब ये दूसरा जो कानून आया, जिसको कि चार्टर एक्ट 1813 बोला गया है। इस कानून के तहत भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी, उसकी मोनोपोली यहाँ पर खत्म होने का समय आ गया था। यानी कि इस कानून के तहत अब कंपनी का व्यापार का जो एकाधिकार है, वो समाप्त कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1813 में सबसे पहला पॉइंट ये जरूर नोट कीजिएगा, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उसमें कंपनी के जो व्यापार है, उसका एकाधिकार, उसके जो मोनोपोली थी, वो मोनोपोली यहाँ पर समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा यहाँ पर।
कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को यहां पर समाप्त किया चार्टर एक्ट 1813 में, जो कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कंपनी के जो मोनोपोली था उसको 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 20 वर्ष यहाँ पे समाप्त होते थे, तो यहीं पर उसको एकाधिकार खत्म करके, यानी कि यहां से अब इंग्लैंड की अन्य कंपनियों को रास्ता खुला था, अन्य कंपनी अब भारत में व्यापार करने आ सकती थी यहाँ पर, यानी कि भारतीय व्यापार को अब ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। ब्रिटिश जो अन्य व्यापारी थे जो कि वहां पे सीमित थे, जिनको की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था कि भारत में जाकर हम भी व्यापार करें, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो एक के बाद में एक एक्सटेंशन मिल रहा था और उसके व्यापार की मोनोपोली को बढ़ाया जा रहा था, उस पर यहाँ पर अंकुश लगा और यहाँ पर इसको जो मोनोपोली थी वो खत्म करके यहाँ पर इसको अन्य कंपनी जो ब्रिटिश के अन्य व्यापारी थे उनके लिए खोल दिया गया। तो इस कानून से यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ थी कि दो तीन चीजें जो थी, वो दो तीन चीजों में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रही थी, उनको भी याद रखिएगा 1813 में। एक तो थी यहाँ पर चाय, ठीक है ना, चाय का व्यापार, और एक था अफीम, अफीम का व्यापार, चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार। साथ ही साथ भारत का जो पड़ोसी राज्य था चीन, चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ जो व्यापार था उसकी जो मोनोपोली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रही, यानी कि जो पहले से ही कंपनी काम कर रही थी उसको थोड़ी सी राहत मिली थी यहाँ पर चाय के व्यापार में, अफीम के व्यापार में, तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी का जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, वो अभी भी इस एक्ट के तहत बहाल रखी, के साथ व्यापार बहाल रखा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद इसी तरीके से रखना है अपने को। यहाँ पर 20 वर्ष की मोनोपोली खत्म करके अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को यहाँ पर खोल दिया गया था व्यापार के लिए रास्ता भारत में, और साथ ही साथ में यहाँ पर दो तीन जो व्यापार थे वो व्यापार यहाँ पर इनका मोनोपोली इनके साथ में लगी रही, जिसमें कि चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार, और चीन के साथ में जो पड़ोसी अपना देश है उसके साथ में व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में बहाल रखा था, जो कि 1813 के चार्टर एक्ट में लागू किया गया था। और साथ ही साथ इस कानून में भारत की जो कंपनी शासित क्षेत्र थे उस पर ब्रिटेन के राजा की जो पावर था, ठीक है ना, वो यहाँ पर एक प्रकार से स्थापित हो पाया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जो कंपनी के शासित क्षेत्र थे इस कानून से ब्रिटिश के राजा की प्रभुत्ता का यहाँ पर जो एक पावर था, यानी कि एक शासन, इस कानून से ब्रिटिश के राजा की प्रभुत्ता, हिंदी में बोलते हैं, स्थापित हो गई थी। ब्रिटिश के राजा की प्रभुत्ता यहाँ पर स्थापित हुई। ठीक है, इस पॉइंट को भी यहाँ पर लिखिएगा। और अगला जो पॉइंट था, इस कानून से जो ईसाई मिशनरी थी, ठीक है ना, उनको भारत में आकर यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करने की भी अनुमति प्रदान की गई, जो बीच में रोकी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कानून के तहत ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर रास्ता मिल गया और भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर कर सकते थे। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है ना, अनुमति
मिशनरियों को मिल गई, जो ईसाई मिशनरी थी उनके लिए अनुमति मिली। अगला पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला जो पॉइंट है वो है भारत के जो ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार की भी व्यवस्था की गई, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन, जो कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको बदलकर अब यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था उसकी भी व्यवस्था की गई 1813 के चार्टर एक्ट, पश्चिमी शिक्षा के लिए। ठीक, 1813 का चार्टर एक्ट हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल एक एक करके रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि चार्टर एक्ट से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो प्री एग्जाम होता है या फिर जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें ऑप्शंस में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको एक एक करके आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी शिक्षा थी, वेस्टर्न एजुकेशन थी, जिसमें कि इंग्लिश का प्रचार, इंग्लिश में एजुकेशन लेना, जो कि वहां की खुद की लोकल लैंग्वेज थी, उसके प्रचार की यहाँ पर सुविधा व्यवस्था दी गई 1813 के चार्टर एक्ट में। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, इस कानून ने भारत में जो स्थानीय सरकार थे, ठीक है ना, स्थानीय सरकार को यहाँ पर जो वहां के लोग थे, वहां पे जो रह रहे थे, जो व्यक्ति रह रहे थे, उन पर भी कर लगाने के लिए यहाँ पर अधिकृत कर दिया, वहां की लोकल गवर्नमेंट को। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार को लोकल व्यक्ति, यानी कि वहां के जो व्यक्ति थे, वहां के जो लोकल व्यक्ति थे, व्यक्तियों पर कर, यानी कि टैक्सेस, कर लगाने का अधिकार दिया, कर लगाने का यहाँ पर अधिकार भी दे दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है ना, और यहाँ पर जो कर भुगतान नहीं कर सकता था उसके लिए यहाँ पर दंड की भी व्यवस्था की गई, कर लगाने का अधिकार दिया। जो कर नहीं दे सकता था उस पर दंड की व्यवस्था की गई। ये कुछ पॉइंट कितने थे, ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त किया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे कंपनी को यहाँ पर अधिकार, मोनोपोली यहाँ पर बहाल रही, जिससे कि जो अन्य ब्रिटिश व्यापारी थे उनको भारत में व्यापार करने का मौका मिल गया था, क्योंकि 20 वर्ष का जो मोनोपोली थी इसको एक्सटेंड किया गया था 1793 में, वो यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों में मोनोपोली बनी रही, जिसमें कि चाय, जिसमें कि चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार करना इनका बहाल रहा था। इस कानून से ब्रिटिश के राजा की जो प्रभुत्ता थी वो स्थापित हो गई थी यहाँ पर, और उससे ब्रिटिश का शासन यहाँ पर चलने लगा था, ये मान के चलिए। और साथ ही साथ इसने यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार की भी अनुमति मिली, और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की गई, और स्थानीय सरकार जो वहां की लोकल गवर्नमेंट थी उनको यहाँ पर अधिकार दिया वहां पर रहने वाले व्यक्तियों पर टैक्सेस लगाने का। अगर वो टैक्सेस नहीं दे पाते थे तो उन पर दंड की भी, यानी कि उनको पनिशमेंट, यानी कि पनिश करने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने चार्टर एक्ट 1813 के आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। अब हम आगे चलते हैं अगले एक्ट के ऊपर, जो कि 1833 का चार्टर अधिनियम या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसको कहा जाता है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर
चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट जो है अधिनियम 1833 इसको कहा जाता है। इसमें जो व्यवस्था थी, इसमें ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक अधिनियम बनाया गया था, जिसमें कि सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर किया जाता था, यानी कि जो ब्रिटिश भारत है, यानी कि ब्रिटिश शासित जो भारत का क्षेत्र था, वहां पर एक सेंट्रलाइजेशन यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था के लिए एक ये जो अधिनियम था, ये एक प्रकार से एक माइलस्टोन साबित हुआ था, एक निर्णायक कदम था। ठीक है, इसलिए एक पॉइंट ऊपर में आप बिल्कुल इसकी लिख लीजिएगा। ये जो अधिनियम है ब्रिटिश भारत को कहते थे, क्योंकि पूरा का पूरे भारत में कुछ ही क्षेत्र थे यहाँ पे कि ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था, ब्रिटिश वहां पर गवर्न करते थे। तो जो ब्रिटिश भारत जो यहाँ पर शासन हुआ करता था भारत के क्षेत्र में, उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था, यानी कि ब्रिटिशों का भारत। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। एक निर्णायक कदम साबित हुआ था ये अधिनियम, जो कि 1833 का चार्टर अधिनियम कहलाया, क्योंकि इसके बाद में काफी परिस्थितियां यहाँ पर बदलने वाली हैं, इसको हम आगे भी समझने वाले हैं। तो इस अधिनियम से क्या हुआ था, इस अधिनियम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो कि एक बंगाल तक ही यहाँ पर गवर्न करता था, जिसको कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, बाकी अन्य प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हुआ करते थे वो सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे। यहाँ पे कि उनके पास में पावर था वो गवर्नर, ना कि गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833। इसको जरूर याद कीजिएगा, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1833 एक टर्निंग पॉइंट था, जो कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाने के लिए एक ये अधिनियम बनाया गया था, यानी कि पूरा का पूरा अब यहाँ पर भारत जो शासित क्षेत्र था उसके लिए एक सेंट्रल बॉडी यहाँ पर नियुक्त होने वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर बना दिया गया इसके तहत। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये जो 1833 का गवर्नर जनरल था, ये ब्रिटिश भारत के लिए केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक अधिनियम बना था, और इसी के तहत यहाँ पर गवर्नर जनरल को जो बंगाल का था वो भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर बना दिया गया। और साथ ही साथ में यहाँ पर जिसमें कि सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां भी इसके कंट्रोल में आ गई थी। सभी जो भी पावर थे, यानी कि यहाँ पर जो रहने वाले जो नागरिक थे, यानी कि भारत में रहने वाले जो ब्रिटिश भारत में रहने वाले सभी जो नागरिक थे, साथ ही साथ सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां पूरी की पूरी अब गवर्नर जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके अंडर में यहाँ पर आ गई थी। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर अपन हम चलने वाले हैं। अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पर इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया था जिसका ब्रिटिश कब्जे वाला जो क्षेत्र था, जो कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र था, उस पर पूरा नियंत्रण हो गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ये काम हुआ था। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एक अगला पॉइंट मिलेगा, जो कि है उस समय 1828 में विलियम बेंटिंक, जो कि
गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वही यहाँ पर विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल यहाँ पर बना था, जो कि पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो बंगाल का हुआ करता था, लेकिन अब ये भारत का कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगला पॉइंट, जो अगले पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। इस अधिनियम ने बंबई मद्रास के गवर्नर को विधायकी संबंधी, यानी कि जो उसको लॉ बनाने वाले जो पावर जो कि गवर्नर को दिए गए थे, वो सारे के सारे पावर अब यहाँ पर जीरो हो गए थे, क्योंकि पूरा पावर अब सेंट्रलाइज हो गया था, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गया था। यानी कि मद्रास और बंबई में जो गवर्नर थे, उन गवर्नरों की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, यानी कि विधायकी संबंधी जो शक्तियां थी, उससे इनको वंचित कर दिया गया था। अब उनके पास में वो पावर नहीं थे, यानी कि वो कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकते थे। पूरे कानून बनाने का जो अधिकार था वो भारत के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी लिखना जरूरी है। इस अधिनियम से मद्रास और मुंबई के गवर्नर के विधायिका संबंधी शक्ति जो थी, वंचित कर दिया। अब उनके पास में कोई भी ऐसे लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहे, यानी कि अब वो कोई सा भी ऐसा कानून नहीं बना सकते थे। पूरा कानून जो था वो सेंट्रलाइज हुआ और भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ पर पूरे ब्रिटिश भारत पर विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। सीधी सी बात है, जब गवर्नर जनरल दूसरे थे, उनके पावर खत्म किए, तो अब पूरा पावर उनके पास में आ गया था। तो इसके अंतर्गत जो पहले बनाए गए जो कानून थे, जो नियमित थे कानून थे, उनको नियमित कानून कहा गया। क्या कहा गया? नियमित कानून कहा गया। और नए कानून के तहत बने कानून को अब एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी कि इससे पहले जब जो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल ने चार्टर एक्ट 1793 तक जो कानून बनाए थे, उन कानून को, इस कानून से पहले वाले जो कानून थे, इस अधिनियम में उनको नियामक कानून कहा गया। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इसको याद आपको रखना है। इसके तहत इससे पहले बने कानूनों को नियामक कानून, नियामक कानून कहा गया। और अब 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, जब 1833, सॉरी 1813 में तो था, 1833 में जब गवर्नर जनरल भारत का बन गया, अब इसके बाद में ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के बाद में अब जो भी कानून बनेंगे उनको एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। ठीक है ना, तो अब इसके बाद के जो कानून थे, ठीक है ना, उनको क्या कहा गया? क्या कहा गया? एक्ट या अधिनियम। 1833 के अधिनियम के तहत बने कानून को
बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम पुकारा जाने लगा, कहा गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा ऐसे। देखिए पॉइंट सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जो गतिविधि थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक व्यापारिक गतिविधियों के रूप में जो एक मतलब एक निकाय के रूप में उनकी जो एक्टिविटी थी उसको पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया। मतलब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 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 एक रोल था वो यहाँ से जीरो किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां थी वो समाप्त कर दी गई। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी गतिविधियां थी वो यहाँ पर जीरो कर दी गई और ये एक विशुद्ध रूप से क्या बन गया था, एक प्रशासनिक निकाय बन गया था। यानी कि पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में ये काम कर रहा था, जो कि एक सेंट्रलाइज बॉडी यहाँ पर बन गई थी। प्रशासनिक निकाय के रूप में। स्थापित हो गया था। प्रशासनिक निकाय के रूप में पूरी एक गवर्न बॉडी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक गवर्न बॉडी थी उसके रूप में ये स्थापित हो गया था। तो इस कानून के तहत कंपनी के अधिकार वाले जो क्षेत्र थे वो क्या कहलाए, वो ब्रिटिश राजशाही और उनके जो उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए थे वो कहलाए। यहाँ पर क्या, यानी कि यहाँ पर इस कानून के तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश शाही और उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए थे। ब्रिटिश शासित क्षेत्र कौन से कहलाए थे, इसमें सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र भी आते हैं जो कि उत्तराधिकारी के रूप में वहां पर काम कर रहे थे। तो वो क्या कहला गए थे, वो एक उत्तराधिकारी यानी कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे और वहां पर वो उसके कब्जे के रूप में उनको माना गया, जो कि ब्रिटिश शाही और उनके उत्तराधिकारी के रूप में विश्वास रखे गए। यानी कि 1833 में जो कानून थे वो एक सेंट्रल गवर्न बॉडी बन गए और यहाँ पर जो उस समय के सेंट्रल प्रोविंस थे उनके जो उत्तराधिकारी थे वो उनके विश्वास के तहत उनके कब्जे में रह गए थे, जो कि वहां पर आगे जाके अपनी खुद की ही जो क्या कहते हैं जो राजवंश चलाते आए, जिसमें कि सिंधिया थे और होलकर थे, जो कि अलायंस जो सहायक संधि की गई थी, सहायक संधि के समय में जो अंग्रेजों के साथ हो गए थे वो उनके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो याद रखिएगा, 1833 के जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसके तहत ही सिविल सेवकों के यानी कि सिविल सर्वेंट की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। यानी कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन के लिए यहाँ पर एक प्रयास किया गया था। शुरुआत नहीं हुई थी, एक प्रयास करने की कोशिश की गई थी, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट से शुरू की गई थी। ठीक है ना, ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट करना है। इसी एक्ट से यहाँ पर सिविल सेवक के चयन हेतु
प्रतियोगिता परीक्षा। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, उसके आयोजन के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का प्रयास किया गया था यहाँ पर। ठीक है, सिविल सेविक जो सिविल परीक्षा थी, सिविल सेवकों के चयन के लिए एक ओपन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आयोजन के लिए यहाँ पर शुरू करने के लिए प्रयास किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। और इसमें कहा गया था कि कंपनियों में भारतीयों को किसी भी पद, कार्य और रोजगार हासिल करने के लिए यहाँ पर वंचित नहीं किया जाता, नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब ओपन तरीके से भारतीय लोग भी कंपनी के जो कार्यालय थे, ऑफिस थे, वहां पर किसी भी पद के लिए और किसी भी रोजगार के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, उनको वंचित नहीं किया जाएगा। ये प्रयास था, लेकिन इसमें यहाँ पर सफलता आगे जाके आप को नहीं मिलेगी, और ये बहुत आगे जाकर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, इसकी सक्सेस आगे मिलेगी, जो कि आगे की अपन क्लासेस में इसके बारे में कंसल्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि बाद में यहाँ पर जो हुआ था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ किया था, और ग्रोथ के बाद में इस प्रावधान को, जो कि सिविल सेवकों के लिए जो भारतीय थे उनके लिए जो परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही थी, उसके लिए ग्रोथ किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और उसके बाद में इस प्रावधान को, जो कि आखिरी वाला जो मैंने आपको बताया, इस प्रावधान को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए। इसको ज्यादा इफेक्टिव मैंने शुरू में ही बताया था कि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा था, इसमें प्रयास किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया गया और इसको हटा दिया गया। बाकी के सारे जितने भी जो पॉइंट्स थे वो एज इट 1833 के चार्टर एक्ट में लागू किए गए थे और इसको आगे बढ़ाया गया था। बस आखिरी वाला जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसको न्यूट्रल किया गया और उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये थे दो चार्टर एक्ट जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें कि 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया है। तो इस क्लास को अपन यही वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद में अगली क्लास जो आएगी उसमें हम आगे का पढ़ेंगे, जिसमें कि 1853 का चार्टर एक्ट रहेगा, और 1853 के बाद में फिर 1858 का एक छोटा सा यहाँ पर एक पत्र, जो कि रानी विक्टोरिया का, क्योंकि 1857 की जो यहाँ पर क्रांति हुई थी और जो युद्ध हुआ था जिसमें कि सिपाही विद्रोह था, उसके बाद में जो 1858 का एक महारानी विक्टोरिया का जो आदेश था, घोषणा पत्र, उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो दो और रह गए हैं जिसको कि हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं अगली क्लास में, जिसमें कि 1853 और 1858 हम ले लेंगे। तो इस क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास इसके बाद में आपको मिलेगी, जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंपनी एक्ट की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद में हम भारत शासन अधिनियम के जितने भी लॉज हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक के बाद में एक सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ में एमसीक्यू के लिए आप अभियान एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप लगातार एमसीक्यूज कंप्लीट कर पाएंगे। और मेरे इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी मेरे इन वीडियो से अपनी प्रिपरेशन कर पाए, अपनी तैयारी कर पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।